हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हाई स्टोरी में। मैं नेहा आपके लिए लेकर आई हूँ इतिहास को पढ़ने के नए नए तरीके और कैसे हम उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास की मैंने क्लास 6 की जो बुक है वो एनसीईआरटी की स्टार्ट की हुई है। तो हमने उसका लास्ट चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 4, जिसमें हमने आरंभिक नगर के बारे में बात की थी। तो हम आज उसके ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार ये एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो मैंने सोचा उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन हैं वो आसानी से याद हो सके, उन सबको आप अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो आशा करूँगी कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वंडरफुल सेशन। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने बहुत बार ये एग्ज़ाम में रिपीट होते हुए देखे हैं, इसलिए मैंने इसकी एक सीरीज़ आपके लिए बनाई है। तो आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग मान्यताएं रखते हैं। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा विद्वानों ने जिसको टाइम पीरियड को सिलेक्ट किया है तो वो है हमारा आंसर जो लगेगा इसमें 2500 ईसा पूर्व से 7550 ईसा पूर्व। ठीक है, तो मोस्टली विद्वानों ने इसको ही सही टाइम पीरियड जो है हड़प्पा सभ्यता का माना है। मतलब पाषाण काल के बाद ये छोटे छोटे नगर जब बसने लगे थे तो जो आरंभिक नगरों में इम्पोर्टेंट सभ्यता नज़र आई थी वो थी हड़प्पा सभ्यता। तो उसका टाइम पीरियड जो माना गया है वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 की। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किन सभ्यता के समकालीन नहीं थी? दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है हम क्वेश्चन को ना बस पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर कि कौन सी उसके समकालीन थी। तो हमें अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है कि समकालीन नहीं थी पूछा गया है। तो कौन कौन सी सभ्यता की यहाँ पर मोहरें मिली है, जिन जिन की मोहरें मिली है तो हमें उससे पता चलता है कि वो सभ्यताएं उसी के टाइम पर थी क्योंकि उनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध रहे थे। ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता के अवशेष भी मिलते हैं, मेसोपोटामिया की मोहरें भी यहाँ पर पाई गई हैं और चीन की सभ्यता के भी अवशेष हैं। लेकिन जो है ग्रीक की सभ्यता के कोई भी अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये सभ्यता सिंधु सभ्यता के टाइम पर नहीं थी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। सिंधु सभ्यता घाटी में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? ये मैंने आपको बताया था जब चैप्टर पढ़ाया कि घोड़े के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो इसका सही आंसर आप गैस कीजिए, सूरकोटदा, बनवाली, मांडा या कालीबंगा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सूरकोटड़ा। ठीक है, तो ये था जहाँ से घोड़े के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। अब है हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये अप्रोक्स में बताए गए हैं। एग्जैक्टली वैसे मैंने आपको बताया था जो क्षेत्रफल है वो 12,99,000 के आसपास है, पर हम उसके अप्रोक्स में लेके चलेंगे तो हम इसको मानेंगे 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना माना गया है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? मतलब कपास की खेती किस सभ्यता में सबसे पहले हुई, कहाँ पर पूरी दुनिया में उसके अवशेष जो हमें मिले हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो कपास के उपजाने के अवशेष मिले थे वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। पूरी दुनिया में सबसे पहली बार उसको सिंधु सभ्यता में ही प्राप्त किया गया था। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में अवश्य मिलते हैं ये। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो 1921 ईस्वी में किसने की थी? दयाराम साहनी ने। पर नेतृत्व किसने किया था उसके बारे में पूछा गया है कि कौन था जिसने सबसे पहले उसका उल्लेख किया था। तो चार्ल्स मैसन ने उसको जो है उनके नेतृत्व में सारी खोजें की गई थी। ठीक है, तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया था वो चार्ल्स मैसन ने ही किया था।
ठीक है, अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? ये हमने पढ़ा था कि ये लोग किसकी पूजा किया करते थे। आप भी सोचिए, विष्णु की, ब्रह्मा की, या पशुपति की, या इंद्र की। तो दोस्तों आप गैस कीजिए। तो वो लोग पशुपति की ही पूजा किया करते थे। उसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, पशुपति नाथ की इन्होंने पूजा की है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पर्सन की। क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मतलब सबसे बड़ी जो इमारत कहा गया है वो कौन सी कहा गया है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर 4, धन्यागार। धन्यागार मीन्स अन्नागार होता है जहाँ पर अनाज का भंडारण किया जाता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में ये इमारत हमें मिली थी। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की कि हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो हड़प्पा के जो खंडर है वो रावी नदी के तट पर पाए गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी, फिसलन वाली थी, तंग और टेढ़ी थी, या तंग और मैली थी? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वे लोग एकदम शहरी हो चुके थे और उनका जो डेवलपमेंट था वो उच्च कोटि का था। तो उनकी जो शहरों की गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, वो चौराहे पर एक दूसरे को काटती थी समकोण पर। तो उनका जो डेवलपमेंट था वो उच्च कोटि का होने की वजह से हर चीज़ उनकी जो है एकदम व्यवस्था अच्छी से उन्होंने की हुई थी। तो इसका आंसर होगा ए, चौड़ी और सीधी। ठीक है, बात करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 11 की। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या अर्थ होता है दोस्तों इसका? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो कालीबंगा का मीन्स हुआ काले रंग की चूड़ियाँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन से थे? मतलब किस पशु की वो लोग पूजा किया करते थे, उसको ही वहाँ का पवित्र पशु माना गया है। ठीक है, तो घोड़ा, गाय, या कुबड़ वाला बैल, या फिर हाथी? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो लोग कुबड़ वाले सांड की ही पूजा किया करते थे। इसका मैंने आपको चित्र भी दिखाया था। इनके यहाँ इस पशु को बहुत ही पवित्र माना जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 13 की। चलते हैं अगले अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था जहाँ पर अत्यधिक चीज़ें इस सभ्यता की पाई गई हैं? वो है यहाँ का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। तो इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो को ही माना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे वो? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? जनजातीय, खानाबदोश, ग्रामीण, या शहरी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ के लोग बहुत ही डेवलप थे। यहाँ के जो लोग हैं वो शहरी थे। ठीक है, यहाँ का हर चीज़ जो है डेवलपमेंट पूरा हो रखा था। तो इसमें हम ऑप्शन डी लगा सकते हैं कि वो लोग शहरी थे। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की कि हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? मतलब घरों और नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति उन्होंने अपनाई थी? तो उन्होंने जो पद्धति अपनाई थी वो थी ग्रिड पद्धति। ठीक है, उन्होंने ग्रिड पद्धति को अपने घरों के बनाने में, नगरों के विन्यास में, सभी चीज़ें उन्होंने जो बनाई थी वो ग्रिड पद्धति के तहत ही बनाई थी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की, या लोहपाषाण? देखो, पुरापाषाण और नवपाषाण काल हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, लोहे का इनको ज्ञान नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कांस्य युग की। ठीक है, तो इस सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से रिलेटेड थी? कांस्य युग से। ठीक है,
बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे, किस धातु के बारे में उनको नहीं पता था। जैसा अभी बताया मैंने आपको कि उनको किस धातु के बारे में नहीं पता था, उनको लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की कि हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी। ठीक है, मोहरें किस चीज़ से बनाई जाती थी, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। आप उस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा। उन वीडियो को 2 वीडियो बनाई है मैंने इस चैप्टर की, उनको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, तो वे सैल खड़ी की बनी होती थी। मोहरें जो थी सैल खड़ी से बनाई जाती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 लेकर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया करते थे। मतलब वे जो बर्तन बनाते थे, आकृतियाँ बनाई जाती थी उन पर, वो उस पर किस रंग को किया करते थे। तो वो लाल रंग का उपयोग, अधिकतम उन्होंने लाल रंग का ही उपयोग किया है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थल से चला। मैंने बताया था ये लोग वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, तो उसके जो अवशेष है वो कहाँ से मिले थे। वो अवशेष हमको पाए थे धोलावीरा से। ठीक है, धोलावीरा के लोग जो है जल प्रबंधन जानते थे, वो ये सब किया करते थे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ जो है किस नदी पर स्थित था। दोस्तों ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थल कौन सी जगह पर था, मतलब कौन से राज्य में वो पड़ता है और कौन सी नदी के वो किनारे था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, याद करने लायक। तो जो रोपड़ था वो किस नदी के किनारे स्थित था। तो रोपड़ था हमारा सतलुज नदी के किनारे ये बसा हुआ था। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। मतलब सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया वो कौन सा शहर खोजा गया था। हड़प्पा, क्योंकि ये स्थल सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए हम इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। मतलब इन 4 ऑप्शंस में से जो भारत में स्थित है उसको हमें बताना है। तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो वो भी उधर ही है, और चिन्होदड़ो ये भी, लोथल, तो इसमें जो लोथल है वो हमारे यहाँ पर स्थित है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है। तो कौन सा पशु सबसे ज़्यादा चित्रित है उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो, ना तो यहाँ पर हाथी के चित्र हैं इतने, और शेर के तो इनको ज्ञान नहीं था, कुत्ता इन्होंने सबसे पहले पाला, परंतु जो मोहरों पर इन्होंने उत्कीर्ण करवाया वो थे बैल के चित्र। ठीक है, बैल को ये ज़्यादा प्रमुख और शुभ मानते हैं। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मैं आपके सभी क्वेश्चन का जो है रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना कीमती से कीमती टाइम मुझे देने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन क्वेश्चन को याद कर सके और उनको भी कुछ हेल्प हो सके मेरी तरफ से। और मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ दोस्तों आपको अच्छे से अच्छा देने की, आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की। तो आपसे भी मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप सभी भी मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, और आपका अगेन थैंक यू, अपना पूरा टाइम मुझे देने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।